So, hi everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So, guys, as discussed in the previous class, जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि आज से हम शुरू करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में गाइस हम 3 से 4 क्लासेस लेंगे। ये वाला टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में अगर आपके इंडियन पॉलिटी आ रहा है तो एक दो क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन से डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है, सीएससी का, या फिर आप एपीएफसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगेन उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइस विदाउट एनी डिले एंड बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की। सो सेंटर स्टेट रिलेशन गाइस हमेशा देखा गया है कि बिल्कुल सास बहू वाला रिलेशनशिप होता है सेंटर स्टेट का। तो थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, मीठा है रिलेशनशिप, मीठा चल रहा है, मिठास है रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब भी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत खटास आती है, यानी कि जब भी सेंटर स्टेट में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, या जैसे हम कहते हैं कि अगर सास बहू में कभी कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो सुप्रीम अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? सास के हाथ में होती है। सिमिलरली जब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम पावर किसके हाथ में होती है? जो बाजी मारने वाला होता है वो कौन होता है? सेंटर होता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब सेंटर और स्टेट आपस में लॉगरहेड्स पे आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोविजन। इन सभी चीज़ों की बात हम करेंगे। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। नंबर 1 इज द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, नंबर 2 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एंड नंबर 3 इज द फाइनेंशियल रिलेशनशिप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंटर और स्टेट है उनकी जो पावर्स है उनको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी पावर्स? सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हो, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब सारी पावर्स को डिवाइड करके रखता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और ऐसा इसलिए जरूरी था ताकि हमारे देश में कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मनी बनी रहे। इसकी वजह से उनके बीच में जो पावर का डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि अगर हमने इनकी पावर डिवाइड नहीं करी तो ये आपस में लड़ मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो मेकर्स थे वो बहुत ज़्यादा विजनरी पीपल थे, उन्हें पता था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, तो लेट्स डिवाइड दी पावर। ठीक है, और इस इतनी डिवीजन ऑफ पावर के बाद भी हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टसल लगा ही रहता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 245 टू 255, द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल नंबर 245 टू 255 इन पार्ट 11 डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है वो 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से तरीके के लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट होते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की अंडर आर्टिकल नंबर 246, यानी कि किसके पास कौन से मैटर में कानून बनाने की पावर है। पार्लियामेंट कौन से मैटर्स में कानून बना सकता है, स्टेट कौन से मैटर्स में कानून बना सकता है, और दोनों के पास भी पावर है इन सर्टेन मैटर्स पावर लॉ बनाने की। दूसरा है टेरिटोरियल लिमिटेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल नंबर 245, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है तो वो कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, उसकी टेरिटोरियल लिमिटेशंस क्या होंगी। स्टेट अगर कोई लॉ बनाता है तो व्हाट विल बी द टेरिटोरियल लिमिटेशन ऑफ दैट लॉ। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस हेडिंग। देन नंबर 3 इज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन दी स्टेट लिस्ट, यानी कि कौन कौन से इंस्टेंसेस, कौन कौन से सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के कानून को बनाने की पावर रखता है। और चौथा है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे हमें क्लियरली दिखाई देता है कि देयर इज अ कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द स्टेट्स लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इन चारों चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की। नाउ गाइज एज यू ऑल नो, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटर स्टेट रिलेशन को बाद में पढ़ने का यही फायदा है क्योंकि हम ऑलमोस्ट चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। ऑलराइट, सो एज यू ऑल नो दैट सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द 3 लिस्ट। ठीक है, और इन तीनों लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो डिवाइडेड हैं।
कौन कौन सी 3 लिस्ट है ये? नंबर 1 इज द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स है जिन मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सो द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ दोज मैटर्स on which parliament has the authority, parliament has the power to make laws, and total there are 98 subject matters. ये subject matters change होते रहते हैं, originally 97 थे, फिर 100 हुए, अब 98 हो गए हैं. Then we have a state list. In the state list there are certain matters on which the laws can be made by the states. ठीक है, laws कौन बना सकता है? States बना सकता है, and there are 59 subject matters in this. And then we have a concurrent list. कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट्स के पास भी है, एंड देयर आर 52 सब्जेक्ट मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. नाउ अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, देन व्हाट इफ ऑन अ पर्टिकुलर मैटर बोथ द पार्लियामेंट एंड एनी स्टेट हैज मेड लॉ? अगर पार्लियामेंट ने, और मान लो कि पार्लियामेंट को ये सब्जेक्ट मैटर है ए, उस पर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और किसी स्टेट ने भी लॉ बना दिया, मान लो उत्तर प्रदेश ने लॉ बना दिया, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इन दिस केस जो पार्लियामेंट वाला लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा. मान लो कि इन दोनों लॉ में कोई कंफ्लिक्ट है, ठीक है, अगर दोनों ने बिल्कुल सेम से बनाया तब तो कोई बात ही नहीं है. बट इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉ मेड बाय एनी स्टेट, देन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वुड प्रिवेल. ठीक है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा. ठीक है, एंड ये जो आइडिया है 3 लिस्ट का, गाइज, इट वाज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ऐसी 3 लिस्ट थी, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है. ठीक है जी, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ. देखो, यूनियन, कुछ मैटर्स यूनियन लिस्ट में है, कुछ मैटर स्टेट लिस्ट में है, कुछ मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में, बट देयर आर सर्टेन मैटर्स जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है. ठीक है, देयर आर सर्टेन मैटर्स व्हिच इज नॉट मेंशन्ड in any of these lists. So for that matters, on the matters of those subjects, the power, the residuary power to make laws is vested in the Parliament of India. ठीक है जी, जो रेजिडरी पावर्स हैं वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. मतलब अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि ना तो यूनियन में है, ना तो स्टेट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, सो इन दैट केस द लॉ शुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो रेजिडरी पावर्स थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास. ठीक है, बट इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारत का संविधान है, उन्होंने ये जो रेजिडरी पावर्स दी हैं वो किसको दी हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी हैं. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. रिमेंबर, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था? स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स हटा के कहां पे डाल दिए गए थे? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट्स व्हिच आर एजुकेशन, फॉरेस्ट, weights and measures, protection of wild animals and birds, and constitution and organization of all courts except सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है जी, सारे कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की पावर जो है, उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो दोनों के पास है. यानी कि वो जो मैटर है, ये सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, बट यहाँ पे याद रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, एंड देन पार्लियामेंट फॉर एनी यूनियन टेरिटरी और एनी अक्वायर्ड टेरिटरी कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन एनी स्टेट लिस्ट. अब मान लो कि स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है, तो स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर में कानून बनाने की पावर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यूनियन टेरिटरीज होती हैं ये. तो इसमें अगर स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है तो उसमें पार्लियामेंट के पास पावर होगी टू मेक द लॉज, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है. ऑलराइट, एंड द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडरी सब्जेक्ट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जितने आर्टिकल्स मैंने आपको इस पीडीएफ में लिख के दिए हैं, बस इतने ही आर्टिकल्स याद रखने हैं, और ज्यादा मैंने लिखे भी नहीं है. ऑलराइट, सो आर्टिकल नंबर 248 says that the power to make laws with respect to the residuary subjects is vested in the Parliament of India. ठीक है, now let's move ahead. अब मान लेते हैं, what if there is a conflict? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है between the subject matter mentioned in any two list, तो क्या होगा? कौन सा लॉ माना जाएगा? So if there is a conflict between union and state list, then in that case union list would prevail.
ठीक है जी। अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे मान लो यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर उसमें क्या होगा, यूनियन लिस्ट का जो मैटर है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर मेंशन्ड होगा वो प्रिवेल करेगा। Then in the case of conflict between union and concurrent list, of course, once again it is union list that would prevail. If there is a conflict between concurrent and state list, then in that case concurrent list would prevail. And finally, if there is a conflict between center and state law on a subject of concurrent list, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ऐसा हो concurrent list में कोई मैटर है, कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर दोनों ने लॉ बना दिया, तो इन दैट केस जो सेंटर का लॉ होगा तो वो प्रिवेल करेगा, तो सेंटर्स लॉ वुड प्रिवेल। तो आप देख सकते हो, अगर मैं हायरार्की की बात करूं इन द टर्म्स ऑफ पावर, सो नंबर 1 पे कौन आएगा, यूनियन लिस्ट आएगा, उसके बाद कॉन्करेंट आता है और उसके बाद स्टेट लिस्ट आता है। सो द स्टेट लिस्ट इज लोएस्ट इन द हायरार्की ऑफ द पावर्स ऑफ दीज थ्री लिस्ट। ठीक है, पावर्स इन द सेंस कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में अगर हम प्रिवेल करने की पावर देखते हैं तो यूनियन लिस्ट के ऊपर, यूनियन लिस्ट के पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर्स है उनके पास, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट और उसके बाद स्टेट लिस्ट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टेरिटोरियल लिमिटेशन की। तो आई होप गाइस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीजें हैं ये क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट किस किस तरीके से जो तीनों लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, देयर ऑल्सो यू कैन आस्क एनी डाउट। ऑलराइट, एंड इसकी जो पीडीएफ है गाइस, वो टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप जाओगे तो वहां पे एक लिंक प्रोवाइडेड है, तो उस लिंक में ये पीडीएफ जो है अपलोड हो जाती है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज डाउनलोड दी पीडीएफ एंड राइट डाउन द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई एम प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द सेशन। ऑलराइट, सो बात करते हैं टेरिटोरियल लिमिटेशन की। सो इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग गाइस वी विल डिस्कस दैट कि कितना ज्यादा, व्हाट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी, एक पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा उसकी बात हम करेंगे, और अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है तो वो कहाँ तक एप्लीकेबल होगा। सो ये बहुत इजी है समझना। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है या तो पूरे देश के लिए लॉ बना सकते हैं या फिर देश के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है। और एनी टेरिटरी का मतलब क्या है, कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। एक्वायर्ड टेरिटरी क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। जो उसकी प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी की, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अ स्टेट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, ठीक है, स्टेट कोई लॉ बनाता है तो वो स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, ऑपरेटिव होगा। आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ दैट स्टेट इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। ऑलराइट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, एंड रिमेंबर दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 245 जो हमने पहले पढ़ लिया अभी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। क्या होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, व्हाट इज द मीनिंग? सी लेट्स से there is a person who is living outside India. ठीक है, let's say this is India and there is a person which is living outside India. ठीक है, outside India वो रह रहा है, and there is this person has certain relationship with any law which has been passed by the parliament in the India. तो वो जो लॉ है वो इस पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कंपनी के फॉर्म में, समझो। ठीक है, पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर लॉ जो है पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है किसी कंपनी के फॉर्म में, समझो लेट्स से कि देयर इज अ कंपनी। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा देश है, प्यारा भारत है, तो हमारे यहाँ पे कोई एक कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और इस कंपनी की एक ब्रांच है, कहाँ पे, लंदन में है। ठीक है, तो लंदन में जो ब्रांच होगी वो लंदन के लॉज के साथ काम करेगी, लेकिन इंडिया में जो ब्रांच होगी वो इंडिया के लॉज के साथ काम करेगी। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि ये जो कंपनी है इसके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है सारे वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, इंडिया से हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर एक नया लॉ बना सकती है या इस कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकती है कि आपको इस कंपनी के प्रॉफिट जो जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा एक केस हुआ था, आई थिंक दैट केस इज वाहमन वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। ठीक है, ये केस की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको,
उसमें यही हुआ था कि जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे बॉम्बे के, इस कंपनी से बोल रहे थे कि आपकी जो बाहर की कंपनी है उसके ऊपर भी टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो वोडाफोन का केस हुआ था, आई थिंक वो भी समवॉट इसी से रिलेटेड है। ऑलराइट, so the parliament is empowered with extraterritorial legislation, and which means the parliament can make any law which would be applicable to any person, to any Indian citizen residing outside the country or his property। ठीक है, और याद रखना इंडियन सिटीजन, ठीक है, रिजाइडिंग, एनी पर्सन यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ है, एनी पर्सन वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, उसकी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस, कि जहां पे जो टेरिटोरियल लिमिटेशन है वो एक्सीड हो जाती है या फिर उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के ऊपर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, दैट इन केस ऑफ 4 UTs which are Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu, and Ladakh. In case of these 4 UTs, the President of India is empowered to make any regulation for effective governance। जो President of India है वो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू दीज 4 UTs। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दीज 4 UTs, और पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है, तो पहले वो रेगुलेशन को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है। ऑलराइट, देन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इन शेड्यूल्ड एरियाज इन दी स्टेट। सो आई होप आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज मेंशन है, ठीक है। इन शेड्यूल्ड एरियाज में मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, जो कि पूरे देश में लग रहा है, बट इन द केस ऑफ एरियाज विच आर मेंशन इन द 5th शेड्यूल, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, मतलब सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ वो लॉ वहां पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ 6th शेड्यूल एरियाज, इन द केस ऑफ एरियाज विच आर मेंशन इन द 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन दैट केस ऑल्सो द गवर्नर हैज द पावर टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ओवर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन इट्स एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, यानी कि दैट लॉ might be applicable in these areas with certain modifications and exceptions, ठीक है। So these are certain restrictions which are put on the powers of the parliament, ठीक है। Now let's talk about the parliamentary legislation in the state list। अब there are certain situations, there are certain conditions when parliament के पास power आ जाती है to make laws in the state list। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बनाएंगे, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड मैटर्स के ऊपर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो 5 सिचुएशंस ऐसी होती हैं ऐसी। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 250, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। अब नेशनल इमरजेंसी मान लो देश में लगी हुई है, तो हम सब ने ये पढ़ा था इमरजेंसी के केस में, दैट वेन एवर national emergency is under imposition in the country, then the parliament becomes all powerful। parliament पूरा शक्तिशाली हो जाता है, and parliament can make, during national emergency parliament can make law in any matter, parliament can make law with respect to any matter mentioned in the state list, ठीक है जी। स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी भी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद दैट लॉ, जो ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, इट विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। वो वाला जो लॉ है जो पार्लियामेंट बनाएगा 6 महीने के बाद, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद वो लॉ खत्म हो जाएगा, दैट लॉ बिकम्स इनऑपरेटिव। ऑलराइट, यहाँ पे एक बात याद रखना, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या स्टेट लेजिस्लेचर कानून ही नहीं बना सकता? बना सकता है। During national emergency, state legislatures can also make the laws, can make laws, but in the case of conflict, अब मान लो कि कोई भी एक मैटर है A, ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में इम्पोज्ड है। अब इस A मैटर के ऊपर किसी स्टेट ने लॉ बना दिया और इसी A मैटर के ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है जी, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो क्या होगा? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है दोनों लॉज के अंदर, तो पार्लियामेंट का जो लॉ है दैट वुड प्रिवेल, ठीक है। दूसरा है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बना सकता है, एंड ऑफ कोर्स आई होप आप सबको याद होगा कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है दैट स्टैंड्स डिसॉल्व, ठीक है, वो जो
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भंग हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला प्रोविजन तो नहीं आएगा जो अभी हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस करी, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर मेंशन्ड इन दी स्टेट लिस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ये वाली बात क्लियर है। दूसरी बात ये है कि आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्या वो एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा? द आंसर इज नो, ठीक है। द लॉ विल रिमेन ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे, प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन अमेंड, can repeal that particular law which was made by the parliament during the imposition of president's rule, ठीक है। Now third condition, when the parliament can make laws in the with respect to the matters in the state list is when two or more states, याद रखना two or more state, एक अकेले स्टेट की रिक्वेस्ट पे ऐसा नहीं हो सकता। when two or more states pass a resolution and request the parliament to make law with respect to any matter mentioned in the state list, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स, ये वाली चीज याद रखना, टू और एटलीस्ट दो स्टेट्स होने चाहिए। एक स्टेट अगर जाके रिक्वेस्ट करेगा तो इन दैट केस पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि साहब आप हमारे लिए कानून बना दो, तो वो पार्लियामेंट इन दैट केस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकता है, ऑलराइट। बट यहाँ पे अब एक बात याद रखना कि द लॉ which has been made by the parliament with respect to this provision with respect to article number 252 can only be amended or repealed by the parliament only, ठीक है। ये जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट लॉ बना के दे देगा और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उसका कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। the law made by the parliament under article number 252 shall only be amended or repealed by the parliament only, all right। and number 3 that is important to remember कि ये जो जिन स्टेट्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, ये वाला जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा ये उन्हीं स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा, ओके। नाउ सिचुएशन नंबर 4, व्हेन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन दी स्टेट लिस्ट, उसकी बात करते हैं। तो जो चौथा तरीका है गाइज वो है, वन सेकेंड लेट मी रब दिस, okay, so fourth one, when Rajya Sabha passes a resolution under article number 249, so Rajya Sabha is a council of state। राज्य सभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट है। वहां पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठे हैं और राज्यसभा खुद ही कह रहा है, राज्यसभा itself is saying कि डियर पार्लियामेंट लेट अस प्लीज मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट इन नेशंस इंटरेस्ट। ये जो है केवल नेशनल इंटरेस्ट में ही हो सकता है। ये वाली जो चीज है आर्टिकल नंबर 249 वाली, इट कैन ओनली बी पॉसिबल इन द केस ऑफ national interest, which means the parliament is empowered to make laws on any subject matter mentioned in the state list when Rajya Sabha passes a resolution in the nation's interest, okay। so article number 249 ये होता है। अब इसमें एक चीज, दो तीन चीजें हैं याद रखने के लिए। नंबर 1, that to pass such resolution 2/3 majority is required, 2/3 majority of the members present and voting, that's it, absolute नहीं है, 2/3 majority of the member प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि दिस रेजोल्यूशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम बट एट अ टाइम इट कैन बी एक्सीडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, ऑलराइट। एंड फाइनली, फॉर implementation of international agreements, parliament can make any law on any subject matter in the mentioned in the state list as per the provisions of article number 253। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जेनेवा एक्ट होता है, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1960। इसके अलावा ट्रिप्स एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, ट्रिप्स एक्ट, ठीक है। दैट एक्ट इज आल्सो मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 253, ऑलराइट। सो गाइस, दीज आर द 5 सिचुएशंस, आई होप दीज आर क्लियर, व्हेन पार्लियामेंट has the power to make laws in any subject matter mentioned in the state list, alright। now let's talk about one second, I think there is some issue in this,
1 second guys. सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, बट आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये रब नहीं हो रहा है. 1 second. तो जो हमारे आपने देखा अभी तक, जैसा कि आपको समझ में आया कि जो हमारे सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो बिल्कुल सास बहू वाला है, लड़ते ही रहते हैं ये लोग. ठीक है, आई थिंक कुछ इशू हो गया यार इसमें, ये रब नहीं हो रहा बिल्कुल भी. ये पूरे में एग्जैक्ट कॉपी हो रही हैं कोनोटेशंस. ऑलराइट, सो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ. सो जो पांचवा तरीका था वो क्या था? सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन. ठीक है, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन पांचवा हेडिंग है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कहाँ कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे सेंटर के हाथ में कंट्रोल आ जाता है ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन. नंबर 1, अगर आपको याद हो हमने गवर्नर में पढ़ा था दैट गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, and president works on the advice of the council of ministers headed by the prime minister. ठीक है, तो गवर्नर जो होते हैं उनके पास पावर है कि वो कोई भी बिल रिजर्व कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. एंड नॉट ओनली दिस, यू ऑल मस्ट नो दिस दैट प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर सच बिल्स. जो भी गवर्नर ने उनके पास भेजा फॉर कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट के पास पावर है, एब्सोल्यूट पावर्स है ओवर सच बिल्स. मतलब वो डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना एसेंट उस पर मना कर सकते हैं. दूसरा तरीका जहां पे कि सेंटर का कंट्रोल आ जाता है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, दैट इज देयर आर सर्टेन बिल्स. ठीक है, बहुत ऐसे बिल्स हैं जिनके इंट्रोडक्शन से पहले परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इफ द स्टेट वांट्स टू पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, देन इन दैट केस प्रेसिडेंट के से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी. अब प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो यू कैन सी हियर that there is a control of state, control of center. And finally, during a financial emergency, जो center है, it can direct states to reserve money bill or any financial bill for consideration of the president. ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय भी जो पार्लियामेंट है, जो सेंटर है, वो स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको ये वाला बिल, मनी बिल या कोई भी फाइनेंशियल बिल जो है आपको प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा. बट क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुई है, तो इस वाले प्रोविजन का कोई यूज नहीं किया गया है. ऑलराइट, सो गाइस दीज आर द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. आई होप ऑल द प्रोविजंस आर क्लियर. सेंटर स्टेट रिलेशन जो ये टॉपिक है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है. आज हमने पढ़ लिया है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप. अगली क्लास दैट इज ऑन वेडनेसडे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशनशिप की, और जो आखिरी क्लास होगी उसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ट्रेंड अभी तक हमारे देश में रहा है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हम उसकी बात भी करेंगे. अभी बहुत रिसेंटली जो फार्म एक्ट पास हुए थे उसमें भी गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि एंटी 33 में आपने गड़बड़ी की है, मतलब आपने अपनी पावर्स को ओवरराइड किया है. आपके पास पावर नहीं थी टू मेक लॉज ऑन सच मैटर्स, लेकिन फिर भी आपने लॉ बनाया है. तो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में भी आप देखो, अगर जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें पार्लियामेंट के पास जो है वो ज़्यादा पावर्स हैं, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर्स हैं अगर हम कंपेयर करें स्टेट्स के साथ. तो ठीक है, सो आई होप गाइज ऑल द प्रोविजंस आर क्लियर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.